सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नगमा। और आज मैं जो वीडियो बना रही हूं वो आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूं क्योंकि इसमें मेरी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। डायलिसिस से पहले मेरी क्या जर्नी थी, मेरे क्या सिम्टम्स थे, ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, किस तरीके से मैंने अपना मेडिकल पूरा किया, कितनी परेशानियां मैंने फेस की और कौन कौन से इन्फेक्शंस मुझे हुए, क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने लिए, क्या क्या खाना मैंने खाया, किन किन गलतियों की वजह से मुझे कितनी बार एडमिट होना पड़ा। आपको ये तो पता है कि मेरे ट्रांसप्लांट को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि ट्रांसप्लांट के बीच में कितनी बार मुझे प्रॉब्लम हुई। तो आज मैं ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आएंगे जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल्स में या फिर डॉक्टर्स की हम जो सुनते हैं वो किस हद तक हमें सुननी चाहिए, क्या हमें अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या सिर्फ ब्लाइंडली फेथ कर लेना चाहिए। जर्नी मेरी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज 24। मुझे बीपी डिटेक्ट हुआ, आई वाज डूइंग मेडिकल। उस टाइम पे मेरी मदर ने मेरी मेडिसिन चालू करवाई, लेकिन एज अ यंग किड मैं बहुत उस टाइम पे 2007-2006 की बात है, मैं किसी की नहीं सुनती थी। मैं बहुत ही पैम्पर चाइल्ड थी और मुझे जो बीपी की दवाई दी गई थी उसको मैं नहीं खा रही थी, मैंने छोड़ दिया। ना ही मैं कोई डाइट फॉलो करती थी, मैं अपनी मर्जी से खाना खाती थी, जो मुझे अच्छा लगता था वो खाती थी। तो ये था मेरा रूटीन। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती रही। मेरे सिम्टम्स आना शुरू हुए धीरे धीरे। किडनी के जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से नहीं आते। आप लोग अगर किडनी पेशेंट हो आपको पता होगा, अचानक से आपको चीज़ें दिखाई देना शुरू होती हैं। तो मेरे सिम्टम्स आना चालू हुए, मेरी सांस फूलने लगी, मैं कुछ भी खाती थी मुझे उल्टी हो जाती थी। तो वो बीपी की दवाइयाँ मैं नहीं लेती थी। कुछ टाइम बाद मेरी सांस फूलने लगी, मुझे उल्टी जैसा फील होने लगा। बहुत ज़्यादा उल्टी नहीं हो रही थी लेकिन थोड़ा बहुत उल्टी एक आध बार हो जाती थी। तो मेरी मदर ने वापस से मुझे एक डॉक्टर को दिखाया। उन डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट लिखे, जिन टेस्ट को कराने पर क्रेटिनिन मेरा हाई आया। उस समय ज़्यादा हाई नहीं था, 2.83 था, लेकिन सिम्टम्स थे, सांस फूल रही थी, ब्लड कम हो रहा था। लेकिन मैंने वो टेस्ट को इग्नोर कर दिया और उसके बावजूद मेरी लाइफ वैसी ही चलती रही। और मैं जिनसे भी बीपी वालों से मिलती थी, क्योंकि मैं खुद मेडिकल कर रही थी तो वहाँ बहुत पेशेंट्स आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था इट्स क्वाइट नॉर्मल, बीपी हाई होना इज़ नॉर्मल। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती जो मैंने मेरी लाइफ में की कि बीपी को इग्नोर कर दिया। और वो जो दवाई डॉक्टर ने मुझे दी थी वो मैंने सालों साल नहीं ली। बिना दवाई के मैंने 2 से 2.5 साल काट दिए। अंजाम ये हुआ कि जो क्रेटिनिन 2.8 था सडनली बढ़ के 11 हो गया, क्योंकि मुझे उल्टी बहुत ज़्यादा होने लगी, वॉमिटिंग बढ़ चुकी थी। जो भी खाती थी, आप यकीन करिए, अगर मैं आधी रोटी भी खाती थी तो मुझे वॉमिट हो जाती थी, कुछ भी मेरे पेट में नहीं रुक रहा था। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न चालू हुआ। मुझे लगा कि कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है। तो मुझे उल्टी हो रही थी, थकान तो थी ही, 4-5 सीढ़ी चढ़ने पर ही मैं थक जाती थी। कॉलेज से बंक करने लगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं कॉलेज नहीं जा पाती थी। अब आता है मेजर चीज़। यहाँ पे हमने दोबारा से ब्लड टेस्ट कराया, उसमें क्रेटिनिन मेरा 11 आया। इमीडिएट मेरी फैमिली मुझे डॉक्टर्स नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके गई। जब इतना ज़्यादा क्रेटिनिन आया, उन्होंने बताया मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। किडनी फेल होने का मतलब था कि मेरी दोनों किडनी श्रिंक हो चुकी है। रिपोर्ट्स में मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 2.8 आया। मैं पेशेंट्स की रिपोर्ट देखती हूँ, उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है, 7.8 होता है, 8 होता है, उसके बावजूद उनकी डायलिसिस हो रही होती है। क्रेटिनिन कम हो रखा होता है फिर भी डायलिसिस हो रही होती है। मेरा जो क्रेटिनिन था 11 था, हीमोग्लोबिन 2.8 था। अब नंबर आता है डायलिसिस का। उन्होंने बोला शंट बनाना पड़ेगा। आपको पता होगा हाथ में एक फिस्टुला बनाते हैं, लेकिन वो उन लोगों के बनाते हैं जिनकी डायलिसिस लंबे समय के लिए चलती है। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कोई भी चीज़ अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो डबल कंसल्टेशन ज़रूर करिए। अगर आपके मन में वहम आता है तो डॉक्टर ने मेरी फैमिली को बोला कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, 2.8 है, बहुत कम है, ब्लड देना होगा। लेकिन मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स दोनों ही, मेरे मम्मी पापा दोनों मेडिकल फील्ड से थे।
उन्होंने ब्लड नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में कॉल किया और ब्लड को नहीं चढ़ने दिया। इसके पीछे कुछ रीजंस थे, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। ब्लड क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए ट्रांसप्लांट से पहले, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हम ब्लड चढ़ाते हैं तो मेरे पापा मम्मी कैसा भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को मना कर दिया। हम लोग इमीडिएट अपना होम टाउन छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता शायद मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो लोग मुझे इमीडिएट दिल्ली लेके गए। दिल्ली में हम जाकर एक हॉस्पिटल है वेरी फेमस फॉर किडनी रिसर्च, हम वहाँ पर गए। वहाँ पे हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से मिलने के बाद सेम रिप्लाई था कि मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, मतलब मेरी किडनी जो है श्रिंक हो गई थी। किडनी फेल का मतलब होता है आपकी किडनी श्रिंक हो चुकी है। जो मैं पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल कर रही थी, उसमें पॉज लग गया। हम लोगों ने हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू कर दिए। मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स भी तकलीफ में आ गए। वो भी अपना काम छोड़ के मेरे पीछे लगे हुए थे, क्योंकि उनको मुझे ठीक करना था। तो पुष्पावती सिंघानिया में उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए बोला, डोनर के लिए बोला कि डोनर कौन बनेगा, फैमिली में से ही होना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फैमिली में कौन देगा, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, कौन देगा या कोई रिश्तेदार। तो मेरी फैमिली से जल्दी कोई नहीं रेडी हो रहा था, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। फाइनली मेरे फादर ने डिसाइड किया कि वो मुझे किडनी देंगे। मुझे काफ़ी धक्का पड़ा उस टाइम, काफ़ी शॉक्ड हुई, मुझे डर भी लगा। जैसे कि मैं देखती हूँ आजकल बहुत सारे पेशेंट्स के कॉल आते हैं मेरे पास, उनकी फैमिली में जब कोई अपना किडनी दे रहा होता है तो हमें बहुत डर लगता है कि अरे इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट। मुझे इतना मेडिकल का नॉलेज नहीं था, मैं डरी हुई थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे समझाया डोनर को कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फैमिली ने अग्री किया और मेरे पेरेंट्स जो थे तैयार हो गए। ट्रांसप्लांट की तैयारियां शुरू की गई, लेकिन उससे पहले इमीडिएट डायलिसिस पे मुझे लिया गया, क्योंकि मेरा जो क्रेटिनिन था वो 11 था। यहाँ पर एक चीज़ और हुई कि जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि दोनों किडनी फेल हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने एक सेकंड कंसल्टेशन लिया। हम लोग एम्स गए, एम्स दिल्ली बहुत फेमस है, वहाँ पर गए, वहाँ पर दिखाया। वहाँ पे भी डॉक्टर ने सेम चीज़ जब बोली, तब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब हम ट्रांसप्लांट कराएंगे ही, कोई और ऑप्शन नहीं था। क्योंकि आयुर्वेद होम्योपैथी इस स्टेज पे कैसे भी काम नहीं करती है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं, अगर कोई दावा करता है इस बात का कि उन्होंने कोई भी स्टेज 4 स्टेज 5 के पेशेंट को ठीक किया है, तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप लोग अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले चुके हैं इस स्टेज पे या किसी भी स्टेज पर उन्हें फ़ायदा नहीं मिला है, या होम्योपैथी ले रहे हैं और उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने बारे में बताएं, ताकि लोगों की आंखें खुल सके। क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये सर्दी खांसी बुखार छोटी मोटी बीमारी नहीं है जो ठीक हो जाएगी। अगर मेरे पेरेंट्स ने भी डिले किया होता तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होती। आपको पता है इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं ट्रांसप्लांट के लिए। क्योंकि मेरी मदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने वहाँ से ट्राई करा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लंबा समय लग जाता है, 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। किडनी की जो एंड स्टेज पे लोग चल रहे होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता, जिनका क्रिएटिनिन इतना ज़्यादा हाई होता है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इतना समय डायलिसिस पे रह पाए। कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किडनी को लेके कोई भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी ट्रीटमेंट मेरे पेरेंट्स ने नहीं लिया। उसके बाद मेरी डायलिसिस चली 3 मंथ्स, जब माइंड मेकअप हो गया कि अब डायलिसिस करानी है। क्योंकि डायलिसिस जब आपको ट्रांसप्लांट बोला जाता है तो उसमें भी लंबा समय लग जाता है, मीटिंग्स होती है, टेस्ट होते हैं और सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। मेरे फादर का डीएनए, मेरा डीएनए, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में डेट मिलते मिलते 3.5 महीने का वक्त लग गया। डायलिसिस के टाइम पे, जैसा कि मैंने बताया, मैं जिस होम टाउन से थी वहाँ पे वो लोग शंट बना रहे थे, एवी फिस्टुला, जो मेरी फैमिली ने नहीं बनवाया। यहाँ पे दिल्ली के अंदर हम लोग ने कैथेटर लगवाया, जिसे इंटरनल जुगुलर कैथेटर बोलते हैं। हीमोडायलिसिस मेरी स्टार्ट हुई, इसे इमरजेंसी हीमोडायलिसिस बोलते हैं, क्योंकि मेरा क्रेटिनिन 10 दिन में सिर्फ 11 से 19 चला गया था। आप यकीन नहीं करोगे, और मेरा जो ब्लड यूरिया था वो सीधा 180 से 285 हो गया था, पूरा 100 बढ़ चुका था, 300 के करीब था।
मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी मेरे लिए, इसलिए डायलिसिस पे मुझे जाना पड़ा। 3.5 महीने की डायलिसिस थी, काफ़ी पेनफुल थी। मैं सो नहीं पाती थी, एक करवट पे सोती थी। मतलब आप समझ सकते हो 3.5 महीने एक करवट पर सोना, क्योंकि काफ़ी पेन करता है, यहाँ पे लगा होता है तो हम सो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पेन करता है। जब मैं डायलिसिस पे जाती थी पूरा ब्लड बाहर आता था शरीर से, साफ होके अंदर जाता था, और उस समय काफ़ी पेन होता था। और डायलिसिस के बाद अक्सर मेरे को फीवर चढ़ जाता था, शिवरिंग आती थी, शिवरिंग हो जाती थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कौन से सिम्टम्स होते हैं जो लोग डायलिसिस पे हैं, क्योंकि मैं उस समय पढ़ रही थी, मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने अपना मेडिकल कंप्लीट करा, क्योंकि मैंने काफ़ी तकलीफ़ें झेली, मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने मेडिकल को कंप्लीट करा और डॉक्टर बनी, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे, वो खुद भी थे तो वो चाहते थे मैं भी बनूं। इस बीच जब ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट की डेट थी 2 फरवरी 2009। 6 घंटे की ये सर्जरी थी, इसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था। मेरे फादर को 5 दिन बाद डिस्चार्ज मिल गया था, लेकिन मुझे 10 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा। जिस दिन सर्जरी हुई उस दिन की रात के बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, उस दिन डॉक्टर ने मेरी मदर को बताया कि आपकी बेटी ने 25 लीटर यूरिन पास किया है। तो ये गुड न्यूज़ थी। इसका मतलब ये था कि जो सलाइन मेरे को चढ़ रहा था, जो पानी मेरे को चढ़ रहा था, मेरी किडनी उसको फ्लश अच्छे से कर रही थी। मतलब किडनी अच्छे से सूट हो गई थी, क्योंकि वो मेरे फादर की थी, मेरे पापा की किडनी थी, तो मुझे अच्छे से सूट हो गई थी और अच्छे से फ्लश कर रही थी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पता है या नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा नहीं होता है, किडनी यूरिन पास नहीं करती है, यूरिन नहीं निकालती है, तो इसे डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग होम टाउन चले गए। फिर दोबारा मेरी विजिट थी 15 दिन बाद डॉक्टर के साथ। जब मैं दिल्ली आई तो मैं मेरे फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ रुकी हुई थी और वहाँ पर मुझे एक इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने की वजह रात का रखा हुआ एग फ्रिज से खाना। मैंने ठंडा एग खाया, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे मुझे वॉमिटिंग और लूज मोशन हुए, और डॉक्टर ने बोला था अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखाई दे तो इमीडिएट एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं एडमिट हुई, उसका ट्रीटमेंट चला। 3rd डे मैंने डिस्चार्ज लिया और वापस से होम टाउन गई। तब फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आया कि फ्रिज की रखी हुई चीज़ें नहीं खानी है। उस समय इंटरनेट इतना एक्टिव नहीं था, लोग इतने एक्टिव नहीं थे, डॉक्टर इतना डिटेल में बताते नहीं थे कि क्या करना है क्या नहीं। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था तुम कुछ भी खा सकती हो, इंसान छोड़ के कुछ भी खा सकती हो। तो मैं कुछ भी खा रही थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला था। और हम नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं कि हमें जब जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो हमारा डॉक्टर जो कहता है हम बिल्कुल वैसी की वैसी करते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, आप अपनी भी रिसर्च करो। मैंने तो खैर बहुत रिसर्च की है, न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी, उसके बाद थॉरली उसमें पढ़ा कि क्या न्यूट्रिशन, क्या खाना मुझे चाहिए और क्या मुझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी किडनी में कोई आगे फर्दर प्रॉब्लम आए। तो इसके बाद ट्रांसप्लांट के 2 साल तक मेरी मदर ने स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करा, जिसमें मेरी डाइट होती थी लौकी, तुरई, इसकी सब्जी, दाल पतली, चावल, रोटी। सैलेड में कुछ नहीं होता था, मैं सैलेड नहीं खाती थी, और एक छोटा 2 या 3 चम्मच दही, ज़्यादातर मैं ये खाया करती थी। इसके अलावा मैं अनार और एक एप्पल डेली मेरी मदर मुझे काट के खिलाया करती थी रेगुलर। आज मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मिथ है कि ट्रांसप्लांट के बाद हम अनार नहीं खा सकते, क्योंकि अनार टेक्रोलिमस के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। ये बात सही है बहुत कम केसेस में, जब जिन लोगों का पोटेशियम हाई हो। अगर आपकी रिपोर्ट ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो डाइट में लेती थी इसलिए लेती थी क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स ठीक थी, मेरा क्रेटिनिन फ्लक्चुएट नहीं करता था। लेकिन जब जब मेरा क्रेटिनिन फ्लक्चुएट करता था मुझे डाइट में और चेंजेस लाने पड़ते थे। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांट सब कुछ खाते हैं। सब कुछ खाइए, लेकिन आपको पता है अगर आप सब कुछ खाते हैं तो इन द लॉन्ग टर्म्स आपको किडनी में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी ही, क्योंकि ये किडनी आपकी नहीं है, ये किडनी बाहर से लगी है, बाहर का ऑर्गन है ये, और ये हमारे अंदर का ऑर्गन नहीं है। कभी कभी हमारे अंदर की सेल्स ही हमारी किडनी पे अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से बार बार डॉक्टर आपको बोलते हैं बायोप्सी कराइए, बायोप्सी कराइए। मेरे को बहुत बार डॉक्टर ने बोला जब भी फ्लक्चुएट हुआ बायोप्सी कराओ। आज तक 16 ईयर्स हो गए हैं, मैंने आज तक एक भी बायोप्सी नहीं कराई। इसके पीछे रीज़न ये था, एक तो ये कि मैं डरती नहीं थी,
इन सब बातों से, क्योंकि मैं खुद मेडिकल से थी। दूसरा रीज़न ये था कि मैं अपनी डाइट के बारे में अच्छे से, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई कर चुकी थी। मेडिकल मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो मेरा डर पूरा निकल चुका था। मैं डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, जितनी भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए वो सारे करती थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था। तो 2 साल मैंने फॉलो किया। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल ज़िंदगी जी। फिर 2012 में मेरी शादी हुई। मेरी शादी मेरे ट्रांसप्लांट के बाद हुई। मेरे हस्बैंड जानते थे कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट है, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी किया। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, आप जानते होंगे। आपकी लाइफ में ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत चेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाद पता नहीं इसकी किडनी कितनी चलेगी, ये कितना जिएगी या कितना जिएगा। ये डर की वजह से आपसे शादी नहीं करते। मुझे भी बहुत रिजेक्शंस आए थे, सबके लिए कोई ना कोई बनाया गया है। और फाइनली मैंने मैरिज किया 2012 में। मैंने मैरिज किया। आप सब पूछते हो मैरिज किया नहीं किया, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। जब से ट्रांसप्लांट हुआ दवाइयाँ मेरी चलती रही, आज भी चलती हैं। कुछ दवाइयाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। यह है साइक्लोस्पोरिन, जिसका मैं स्टॉक अपने पास रखती हूँ। और ये भी साइक्लोस्पोरिन है 25 और 50। तो इसके बॉक्सेस मेरे मंथली आते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पता हो तो स्टेरॉयड चलता है। तो स्टेरॉयड में ये वाइसलॉन है, वाइसलॉन 10 है। मैं 5 लेती हूँ, इसको ब्रेक करके आधा करके लेती हूँ। इसके अलावा ये मोफिटिल है, इसको तो आप सब जानते ही होंगे, ये मोफिटिल है। और मोफिटिल मैं 360 मॉर्निंग और 360 इवनिंग लेती हूँ। ये सिर्फ 3 दवाइयाँ मैं लेती हूँ, ना मैं कोई और दवाई लेती हूँ, ना मुझे कभी शुगर हुआ, ना कोई और प्रॉब्लम हुई। ट्रांसप्लांट के बाद अक्सर शुगर हो जाता है लोगों को। फिर लोग बोलते हैं मैम हमारा शुगर हाई हो गया, ट्रांसप्लांट क्या करें, शुगर हाई हो गया क्या करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग डाइट ही फॉलो नहीं करते, सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं, दवाइयाँ और बढ़ती हैं। आज तक मुझे कैल्शियम का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। अगर मैंने कैल्शियम लिया तो सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ, इन 16 ईयर्स की मैं जर्नी की बात कर रही हूँ आपसे। मैंने कभी कैल्शियम नहीं लिया, मैंने कोई और एक्स्ट्रा टैबलेट, कोई मल्टीविटामिन नहीं लिया मैंने, कि मल्टीविटामिन लेना चाहिए लोग बोलते हैं, आँख ही कमज़ोर हो जाती हैं। देखिए ये सारे कॉम्प्लिकेशन तभी होंगे जब आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाएंगे। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा तब लेनी पड़ेंगी जब आप डाइट को फॉलो नहीं करोगे। डाइट देखिए मैंडेटरी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं बार बार डाइट को इसीलिए फोकस करती हूँ। मैंने क्यों इतनी पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे क्लिनिक नहीं चलाना था या मुझे पेशेंट्स नहीं डील करने थे, मुझे पहले खुद को हील करना था। जब मैंने खुद को हील किया तब मैं आपके सामने आई हूँ कि हाँ आप भी हील हो सकते हो, डाइट के थ्रू आप अच्छे हो सकते हो। ट्रस्ट मी, क्रेटिनिन नीचे आ सकता है। दवाइयों की तरफ मत जाइए, किसी और ट्रीटमेंट की तरफ मत जाइए। बहुत लोग बेवकूफ़ बनाने वाले, मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कई जगह फेमस जगह ट्रीटमेंट लेके आए और वो सही नहीं हुए। इसका ट्रीटमेंट एलोपैथ में ही है। नेफ्रोलॉजिस्ट के बिना आप कोई डिसीजन मत लीजिए। और इसके अलावा डाइट फॉलो कीजिए। क्रिएटिनिन नीचे आएगा, 110% आएगा, GFR इम्प्रूव होगा, आप काफ़ी साल चल सकते हो। उसके बाद ट्रांसप्लांट कराओ जब सीरियस कंडीशन हो। इतनी जल्दी नहीं है ट्रांसप्लांट कराने की। ट्रांसप्लांट के बाद UTI एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बार होता है, लेकिन उसका भी मैंने हल निकाल लिया। मुझे पता चल गया क्यों UTI हो रहा है। डॉक्टर बार बार मुझे एडमिट करते थे, बार बार मुझे एडमिट करते थे, जिसकी वजह से मेरी जो वेन्स थी, यहाँ की जो वेन्स थी वो बहुत पतली हो गई और सुई लगने में बहुत ही दिक्कत होने लगी। जब भी वो लोग कैन्युला डालते थे, कैन्युला लगाते थे, मुझे बहुत पेन होता था। इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि अब इन्फेक्शन नहीं होने देना है। उन सारी चीज़ों को फॉलो किया जिनकी वजह से मुझे UTI होता था। तो ये एक इन्फेक्शन था जो मुझे बार बार हो रहा था। इसके अलावा एक इन्फेक्शन और हुआ था व्हेन आई वाज डूइंग मेडिकल। मैंने वापस से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जब मैं सेकेंड ईयर कर रही थी तब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद मैंने 2 साल बाद वापस से अपना मेडिकल ज्वाइन किया। तो वहाँ पर मेरा एक पेशेंट था ट्यूबरक्लोसिस का, जिससे मुझे इन्फेक्शन हो गया। सोचिए 2 साल बाद, 2 ईयर्स। लोग कहते हैं ना कि हम मास्क नहीं लगा रहे, हम मास्क लगाना हमने तो 1 साल बाद ही छोड़ दिया। तो मेरे ही पेशेंट से मुझको इन्फेक्शन हो गया था ट्यूबरक्लोसिस का, जिसका ट्रीटमेंट 3 महीने चला। दवाइयाँ खाई, मेरे लंग्स में पानी भर गया था, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। पानी निकाला गया, लंग्स का पानी सुखाने की दवाइयाँ चलाई गई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। कई बार मुझे मेरे पेशेंट से इन्फेक्शन होता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप मास्क नहीं लगाना छोड़ें 2 साल तक। 2 साल के बाद भी हो सके तो कहीं अगर
हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, तो ज़रूर लगाएं बिगनिंग स्टेज में, क्योंकि पता नहीं रहता कि सामने वाले को कौन सा इन्फेक्शन है और वो हमें लग जाए, क्योंकि अभी किडनी जो है बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही फ्रेजाइल होती है, एकदम से उसको जो है इन्फेक्शन लग जाता है। तो हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारी चीजें छूट गई हूँ मुझसे, लेकिन मैंने कोशिश की है सब कवर करने की, कि मैंने ट्रांसप्लांट, मेरी पूरी ट्रांसप्लांट की जर्नी कैसी थी। इसमें एक ही मेन चीज है कि मैंने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी। जितने भी लोगों का ट्रांसप्लांट होना है या वो एंड स्टेज पे है, तो इमीडिएट ट्रांसप्लांट करा लीजिए, उसको डिले मत करिए। स्टेज 4, स्टेज 5 पे ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है जब क्रेटिनिन बहुत हाई हो, बन बहुत हाई हो, इसके साथ साथ सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो, सांस अगर किसी पेशेंट्स की बहुत ज्यादा फूल रही है, तो आप इमीडिएट ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लीजिए। मैंने बहुत लोगों को जाते देखा है अपने सामने, डायलिसिस हो रही है, ट्रांसप्लांट भी होने वाला है, लेकिन वो लोग दुनिया में नहीं बचे। आप डाइट जरूर फॉलो करो, डाइट को आप लाइटली मत लो। जहां इतने पैसे आप लोग खर्च करते हो ट्रीटमेंट में और यहाँ वहां की दवाइयां खाने में, वहां एक डाइट को क्यों इग्नोर करते हो? आज आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन तब समझ आएगी जब कंडीशन वर्स हो जाएगी। कहते हैं ना, जब तक हम गड्ढे में नहीं गिरते हमको अकल नहीं आती। जब तक मेरा ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आई, मुझको खुद को अकल नहीं आई, क्योंकि तब मुझे मेडिकल की नॉलेज नहीं थी, मुझे डाइट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। शायद उस समय मैं उन चीज़ों को फॉलो करती तो ट्रांसप्लांट मेरा नहीं होता। तो आपको एटलीस्ट मैं ये समझा सकती हूँ, मैं ये नॉलेज दे सकती हूँ कि आप लोग डिले ना करें, आप लोग चीज़ों को इग्नोर ना करें। आपके अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्वस्थ रहिए। और हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनके दिमाग में मिथ चलते रहते हैं, जिनके दिमाग में 100 क्वेश्चन चलते हैं। उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी समझ में आए कि डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से डाइट हेल्प करती है क्रेटिनिन नीचे लाने में, जीएफआर को सुधारने में, लेकिन एक स्टेज तक। उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट ही कराना होता है अगर आप बिगिनिंग में इसे नहीं रोक पाए तो। और डॉक्टर की दवाइयां खाना नहीं बंद करनी है, किसी और ट्रीटमेंट पे नहीं जाना है, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट इस चीज में हेल्प नहीं करता है।